हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होती है। इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम उसका दूसरा पॉइंट पढ़ाएंगे, अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता क्या होती है। दोस्तों, आप लोगों को आज ये टॉपिक हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान का उठाए हैं। टॉपिक आज का आपका ये रहा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, आप जाकर के प्लेलिस्ट में इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कंटिन्यू हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक आपको डेली हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका देखने के लिए। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। दोस्तों, आपको इससे पहले हम बता दें कि इसमें 68% जो भाग होता है वो परमाणुओं से भरा होता है और 32% केवल भाग जो होता है वो दोस्तों इसका खाली होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता में 52% भाग जो है दोस्तों परमाणुओं से भरा हुआ था और वहां पर 47.कुछ% भाग जो है दोस्तों खाली था। ठीक है, यहाँ पर आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे 68 और 32 कितना आएगा, मतलब 68% और 32% कैसे आप निकालोगे दोस्तों, उसको आसानी तरीका से यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है दोस्तों, 2 या 3 नंबर में आता है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता में केंद्रों पर स्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में रहता है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर दोस्तों हमने डायग्राम बनाना चालू कर दिया है। एक पहले हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, डब्बा बना देते हैं। ठीक है, बार बार आपको हम डब्बा इसलिए कहते हैं दोस्तों ताकि आपको याद रहे। दूसरे डब्बे को इसके ऊपर हम आसानी से रख देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, दूसरे डब्बे को इस पर रख देते हैं। दूसरे डब्बे को दोस्तों इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरा डब्बा भी आसानी से इसके ऊपर व्यवस्थित रह जाए। ठीक है दोस्तों, इसके सभी कॉर्नरों को आपस में हम मिला देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, सभी कॉर्नरों को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी कॉर्नर को आपस में मिला दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइट, ठीक है ना। सभी कॉर्नर को हम यहाँ पर आपस में मिला दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिलाने के बाद इसमें कुछ हम विकर्ण खींच लेते हैं। इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देते हैं। पहले तो दोस्तों इसको नामकरण कर लिया जाए। ठीक है ना, जो पहला हम आयत खींचे हैं उसको ए एच ई और डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेते हैं, ए एच ई और डी मान लिए। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा आयत हम खींचे हैं उसको हम क्या मानेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो उसको एफ मान लेते हैं दोस्तों, एफ सी, सॉरी दोस्तों सी में जी बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने इसको नामकरण कर दिया, इसका नामकरण कर दिया दोस्तों। अब यहां पर हम विकर्ण खींच लेते हैं एफ से ए के बीच में। ठीक है, एफ से ए के बीच में एक हम विकर्ण खींच दिए दोस्तों और एफ से एक डी पर हम विकर्ण खींच दिए। क्या किए, एफ से डी पर एक विकर्ण खींच दिए दोस्तों और एक एफ से ए पर विकर्ण खींच दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए भुजा मान लेते हैं दोस्तों। स्मॉल ए भुजा हो गया, ये भी एक ई से डी तक की एक स्मॉल ए भुजा हो गई आपकी। ठीक है दोस्तों, इसको डी है, इसको हम डी माने हैं, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको आप बात ध्यान में रखिएगा, ये डी है, डी है, इसको माने हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पर इसको हम लोग ए मान लिए, इसको हम लोग ए मान लिए। ठीक है दोस्तों, ये विकर्ण जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके सारे कोनों पर परमाणुओं की संख्या रखते हैं और इसके केंद्र में भी रखते हैं, क्योंकि अंतः केंद्रित हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके केंद्र में भी एक परमाणु को रख देंगे और इसके किनारों पर भी परमाणु को हम रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके केंद्र पर हम लोग पहले परमाणु को रख देते हैं, इसके केंद्र पर हम परमाणु को स्थगित कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इसके कॉर्नर पर हम परमाणुओं को रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसके कॉर्नर पर परमाणुओं को रखते हैं। दूसरा परमाणु यहां पर ऐसे रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहां भी एक परमाणु रखते हैं, इस पर भी एक परमाणु रख दिए। उसी तरह से सी बिंदु पर भी एक परमाणु रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, सी बिंदु पर भी एक परमाणु रख दिए। उसी तरह से जब सी बिंदु पर एक परमाणु रख दिए दोस्तों, तो बी बिंदु पर भी एक परमाणु हमें रखना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि ए वाला जो परमाणु होगा दोस्तों वो इसको संपर्क करेगा। ठीक है ना, यहां से हम लोग एक और परमाणु बी पर रख दिए। ठीक है दोस्तों, और एक परमाणु ए के कॉर्नर पर रखे जो बी के परमाणु को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहां पर जी पर एक हम लोग क्या कर देते हैं, परमाणु रख देते हैं दोस्तों। जी के संपर्क में ये जो ए वाला परमाणु है वो आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर चिपका हुआ है। उसी तरह से हम लोग एक एच के ऊपर परमाणु रख देते हैं जो जी को क्या कर रहा है दोस्तों, अध्यारोपित कर रहा है या परिच्छेदित कर रहा है। अब यहां पर हम परमाणुओं की संख्या दोस्तों रख दिए। ठीक है, पूरे भाग में हम परमाणुओं को सजा दिए हैं पूरी तरह से दोस्तों। अब देखते हैं कि जो सेंटर में हम लोग परमाणु रखे हैं उसको क्या मानते हैं दोस्तों, सी। ठीक है, इसका जो केंद्र है क्या है दोस्तों, सी है, और इसकी जो त्रिज्या है इस गोले की वो क्या है, 2r है। क्या है दोस्तों, 2r है। अब केंद्र भैया यहां पर माने हैं, गोला रखेंगे तो दोनों का व्यास होगा ना, तो त्रिज्या त्रिज्या मिल करके क्या होगा, आर आर मिल करके 2r हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। ठीक है, आप कहोगे कि बिल्कुल होगा सर जी। अब देखो यहां पर हम लोग इतना भाग जो है जो केंद्र पर रखे हुए गोले के संपर्क में है, तो इसकी भी तो कुछ त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं। और फिर ये जो अगला वाला ए पॉइंट से गोला गुजर रहा है इसकी भी कुछ त्रिज्या आर होगी, तो इसको भी हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये आप गहन अध्ययन करिएगा इस पर। ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट हम इस फिगर को बना दिए दोस्तों। बारी बारी से आप ध्यान से बारीकी से इस फिगर को देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत आसानी तरीका से आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ले लेते हैं अतः, नोट करिए अब, अतः त्रिभुज ई एफ डी में क्या ले लेते हैं दोस्तों, ई एफ और डी त्रिभुज लेते हैं, ई एफ डी। यहां से आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग ई एफ डी त्रिभुज एक ले लिए दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों। क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर बराबर बी कर्ण ये खींचे हैं। ठीक है भैया, बी कर्ण खींचे हैं हम लोग, बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, यहां पर b बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 2a लिख सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट में 2a लिख सकते हैं ना। देखिए यहां पर a का एक पावर हम हटा दिए, इसको बाहर कर दिए। ठीक है भैया, अब यहां पर अंडर रूट 2a हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं, ए एफ डी लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, ए एफ और डी लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज अब हम लेते हैं। तो ए एफ डी में नोट करिए, यहां पर त्रिभुज, थोड़ा सा ये मार्कर चलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज ए एफ डी में अब ए एफ डी लेते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बराबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना निकाल चुके हैं दोस्तों,
√2a निकाल चुके हैं। तो इसके जगह पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, बोलो जल्दी। बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा, मान रखेंगे तो a² प्लस इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे भैया, तो इसके जगह पर 2a² रख देंगे। 2a² यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो c² बराबर क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। 3a² हो गया यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर c² बराबर 3a² हो गया। अगर इसको अंडर रूट में हम रखना चाहते हैं दोस्तों, तो √3a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। a को हम अंडर रूट से बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पर, a को बाहर निकाल चुके हैं, एक बचेगा केवल आपके पास। तो c बराबर √3a हो गया यहाँ पर दोस्तों। चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो काय विकर्ण c की जो लंबाई होगी, c की लंबाई जो होगी वो दोस्तों किसके बराबर होगी, 4r के बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों, 4r के बराबर होगी। कहने का मेरा मतलब है कि जो ये c की लंबाई होगी दोस्तों, इस पूरे विकर्ण की यानी f से a की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, तो 2r और प्लस r, 3r और एक r, ये हो जाएगा 4r के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो रेडियस हो जाएगी पूरी विकर्ण की वो क्या हो जाएगी, 4r हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जगह थोड़ा सा कम है, फिर आपको हम बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं आप r गोले या परमाणु का अर्धव्यास है। r जो है दोस्तों गोले या परमाणु का क्या है, अर्धव्यास है, बहुत माइन्यूट व्यास है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में है। विकर्ण पर उपस्थित दोस्तों ये गोला और ये गोला तीनों एक दूसरे के क्या है, संपर्क में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तब यहां से ये निकल जाएगा आपका, अतः नोट कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, अतः 2a बराबर 4r, या फिर दोस्तों क्या हो सकता है, a बराबर आप निकालोगे तो 4r बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं दोस्तों, √3 या r बराबर √3/4a, इतना नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसको भी हम पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है ना, इसको भी पीछे निकाल चुके हैं और इतना भी पीछे हम निकाल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अतः यहां पर आप नोट कर लीजिए दोस्तों, अर्थात इस प्रकार की संरचना में परमाणु की कुल संख्या 2 है। देखो दोस्तों, 2 कैसे है, हर एक कॉर्नर पर दो परमाणु एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अर्थात इस प्रकार की संरचना में कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब यहां पर हम लोग निकालेंगे, तब इनका आयतन, तब इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है ना, 2 परमाणु है, और गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3πr³ होता है। क्या होता है, 4/3πr³ होता है। ठीक है, 4/3πr³ हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर घन का आयतन हम निकाल लेते हैं। घन का आयतन क्या हो जाएगा भैया, आपको बता दें, घन का आयतन हम पीछे भी बता चुके हैं। अर्थात a³ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/√3r³ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर हम फार्मूला रख देते हैं। क्या रख देते हैं दोस्तों, फार्मूला रख देते हैं। तो देखिए अब इसका फार्मूला हम निकालेंगे दोस्तों। संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100। 2 गोलों द्वारा अध्यासित, अर्थात दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि जो ए का गोला है वो बी के गोले को अध्यासित, अर्थात एक दूसरे को आपस में थोड़े बहुत मात्रा में काट रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी को अध्यासित कह रहा है। गुणे 100 बटा में एकक कोष्टिका का कुल आयतन, हम केवल एक कोष्टिका का कुल आयतन निकाल देंगे दोस्तों, केवल एक कोष्टिका का कुल आयतन हम निकालेंगे दोस्तों यहां से। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए दोस्तों, या फिर वीडियो रोक करके नोट करते रहिएगा, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, आपको हम इस फार्मूला पर मान रख करके बताते हैं। ठीक है, मान रखते हैं। तो कह रहा है एकक कोष्टिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, निकाले थे अभी दो गोलों का संख्या, दो आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो गोले एक दूसरे को अध्यासित कर रहे हैं, तब यहां पर मान आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यू गुणे 100 बटा में 4/√3 आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 8/3 पाई आर क्यूब गुणे 100 बटा में 64/3 आर क्यूब प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों तो ये आएगा 68%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 68% भाग जो है परमाणुओं से क्या होता है, भरा होता है। अब 68% भाग जो है दोस्तों परमाणुओं से भरा हुआ है, तब क्या करेंगे हम लोग कि 100 माइनस 68 कर देंगे, 68%, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 32% भाग जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, खाली होगा। इस घनाभ का 32% भाग जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, खाली होगा, और 68% यहां से भरा होगा। किससे भरा होगा दोस्तों, तो परमाणुओं से, परमाणु द्वारा 68% ये भाग भरा हुआ है और 32% भाग ये खाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर वीडियो ये आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, इसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, और जो चीज़ समझ में ना आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।